तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक डिफरेंस जो कि हमारा रिटर्न्स टू फैक्टर और रिटर्न्स टू स्केल, यानी रिटर्न्स टू अ फैक्टर बोल लो, और दूसरा हमारा क्या रिटर्न्स टू स्केल है। इसके बीच में हम डिफरेंस स्टार्ट करने वाले हैं। काफी अच्छा डिफरेंस बच्चा यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने आपके लिए, जिसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट है। इसका मतलब क्या है? 8 पॉइंट का मतलब ये होता है कि आपके पास अच्छा खासा कंटेंट यहाँ पे भी अवेलेबल रहेगा। क्लियर हो गया? तो स्टार्ट करते हैं इस डिफरेंस को। सबसे पहले हम मीनिंग की बात कर लेते हैं। इसने बोला इट रेफर्स टू द बिहेवियर ऑफ आउटपुट, यानी किसकी बात कर रहा है? बिहेवियर ऑफ आउटपुट की बात कर रहा है। व्हेन ओनली वन वेरिएबल, सिर्फ किसकी बात कर रहा है? सिर्फ एक वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड। इसका मतलब ये होता है रिटर्न टू फैक्टर की अगर बात करें तो देखो आपके पास ना दो तरह के फैक्टर होते हैं। एक होता है वेरिएबल फैक्टर, एक होता है फिक्स फैक्टर। नाम बोलूं तो लेबर और कैपिटल। बेटा कौन कौन होता है? लेबर और कैपिटल। लेबर आपकी जो शॉर्ट रन में हमेशा क्या होती है? वेरिएबल होती है, और कैपिटल क्या होती है? आपकी फिक्स होती है। ये आप मान के चल लो, ठीक है ना। तो दो तरह के फैक्टर है, कुछ आपके वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, कुछ आपके फिक्स फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पे आपके जो होंगे ना दोनों फैक्टर आपको देखने को मिलेंगे, वेरिएबल भी और फिक्स भी। तो चेंज किसमें कर सकते हो आप? खाली सिर्फ वेरिएबल फैक्टर में चेंज कर सकते हो। तो उसने बोला इट रेफर्स टू द बिहेवियर ऑफ आउटपुट व्हेन ओनली वन वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी सिर्फ एक वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा रहा है, और जो फिक्स फैक्टर है वो क्या है? कांस्टेंट है। बेटा वो क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब ये आपका शॉर्ट रन वाला है बेटा, क्योंकि इसमें दोनों फैक्टर की बात हो रही है। जहां पे दोनों फैक्टर आएंगे, फिक्स भी और वेरिएबल, वो समझ जाना वो शॉर्ट रन वाला है। जहां पे सिर्फ वेरिएबल फैक्टर की बात आ रही है वो कौन सा है? लॉन्ग रन वाला है। क्लियर हो गया? तो डेफिनेशन में हमने क्या जाना? हमने जाना कि इट रेफर्स टू द बिहेवियर ऑफ आउटपुट, या आउटपुट के बिहेवियर की बात कर रहा है जब सिर्फ एक ही वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को आप इंक्रीज कर सकते हो और फिक्स फैक्टर आपका कांस्टेंट रहेगा। जबकि रिटर्न्स टू स्केल में क्या होता है? इट रेफर्स टू द चेंज इन फिजिकल आउटपुट, ठीक है, यानी फिजिकल आउटपुट में चेंज आपको देखने को मिलेगा ऑफ अ गुड ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन ऑल इनपुट्स। यहाँ पे सारे इनपुट्स है रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, की जरूरी है प्रोड्यूस करने के लिए गुड को साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ। तो इन द सेम प्रोपोर्शन, मतलब एक अनुपात में एक जैसा आप क्या करते हैं पे फैक्टर्स को यूज करते हो ताकि प्रोडक्शन को क्या कर सके? इंक्रीज कर सके। यहाँ पे एक बहुत अच्छी जो लाइन है वो ये लिखा हुआ है साइमल्टेनियसली इन द सेम प्रोपोर्शन। सेम प्रोपोर्शन में सारे बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि सारे फैक्टर ही वेरिएबल फैक्टर्स हैं। सारे फैक्टर्स क्या है? वेरिएबल फैक्टर्स है, इसलिए सबको जब बढ़ाओगे तो सेम प्रोपोर्शन में ही बढ़ेंगे। क्लियर? यहाँ पे क्या कुछ फैक्टर वेरिएबल है, कुछ फैक्टर फिक्स है, ठीक है। तो जो प्रोपोर्शन है बेटा वो अलग अलग हो सकता है। क्लियर है? और वो चेंज होता रहेगा। तो हमेशा जो हमारा फोकस होता है वो हमेशा मीनिंग पे होता है, और मीनिंग पे मैं हमेशा टाइम लगाता हूँ, क्योंकि मीनिंग अगर समझ में आ गया तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। तो वापस से समझ लेते हैं एक बार। ये बिहेवियर ऑफ आउटपुट की बात कर रहा है, जहां पे एक फैक्टर जो है वो वेरिएबल होगा प्रोडक्शन का, और बाकी फैक्टर्स क्या होंगे? यहाँ पे फिक्स्ड यानी कांस्टेंट होंगे। जबकि यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे इंक्रीज आएगा ऑल इनपुट्स में, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, ठीक है, अ गुड, यानी अगर एक गुड को प्रोड्यूस करने के जितने भी इनपुट्स की जरूरत पड़ती है उन सभी में इंक्रीज आ रहा है साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, ठीक है, इन द सेम प्रोपोर्शन, एक अनुपात में, एक रेशियो में। क्लियर? पॉइंट नंबर 2, टाइम पीरियड की बात करें तो ये शॉर्ट रन में देखने को मिलता है। तो इट अप्लाइज टू द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में देखने को मिलेगा, क्योंकि दो फैक्टर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे इट इज कंसर्न्ड विद लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। ये लॉन्ग रन से रिलेटेड होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही आपको फैक्टर मिलेगा, और वो है आपका वेरिएबल फैक्टर। क्लियर? दो पॉइंट आपके क्लियर होते हैं। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं बेटा। स्टेजेस की अगर हम बात करें, 3 स्टेजेस दिखेंगे यहाँ पे भी 3 स्टेजेस दिखते हैं। पहला स्टेज होता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, इंक्रीजिंग वाला। दूसरा डिमिनिशिंग यानी डिक्रीज वाला, और तीसरा जो है नेगेटिव वाला दिखता है, नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। क्लियर? तो यहाँ पे इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग और नेगेटिव, ये 3 आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे? स्टेजेस देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पे अगर देखने की बात करें तो इंक्रीजिंग यहाँ पे भी है, बट बीच में यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है। बेटा क्या आता है? कांस्टेंट। एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं इसको, ये टीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब उसको देखे तो हो, तो यहाँ पे भी एमपी रहा है कि एमपी आपका पहले बढ़ रहा है तो टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है। यहाँ पे एमपी अगर आपका घटता है तो टीपी क्या है? बढ़ता है, बट कौन सी रेट से? डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा होता है। और उसके बाद एमपी नेगेटिव हो जाता है तो टीपी फॉल हो जाता है। इस तरह से पढ़ते थे ना, अगर आपको याद हो चैप्टर, ठीक है ना। बट यहाँ पे आपको 3 स्टेज यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। एक बट इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग वाला भी है, बट उससे पहले बीच में कॉन्स्टेंट वाला आएगा। क्या आएगा? कॉन्स्टेंट आएगा। क्लियर है? कुछ इस तरह का, ऐसा कुछ। क्लियर? पहले बढ़ेगा, फिर ये कांस्टेंट होगा, फिर डिक्रीज होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। रेशियो और प्रोपोर्शन की अगर हम बात करें तो देयर इज अ चेंज, यहाँ पे चेंज मिलेगा आपको इन द रेशियो, ठीक है, ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स। फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स के रेशियो में चेंज देखने को मिलेगा।
ठीक है ना, एज वेरिएबल फैक्टर्स गोज ऑन चेंजिंग, क्योंकि वेरिएबल फैक्टर यहाँ पे चेंज होते रहेंगे, तो फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर का जो रेशियो है उसमें आपको चेंज देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे ऐसा कोई चेंज देखने को नहीं मिलता, क्योंकि सभी को आप सेम प्रोपोर्शन यानी सेम रेशियो में क्या करते हो, इंक्रीज करते हो या जो भी करना वो करते हो। क्लियर हो गया? कितने पॉइंट कंप्लीट कर दिए हमने? 1 2 3 4 4 पॉइंट हमारे कंप्लीट होते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपके दिमाग में घुसाने की पूरी कोशिश है, ठीक है, टॉपिक को, ठीक है। बार बार रिपीट करने से बस यही फायदा मिल जाता है कि आपको यहीं पे याद हो जाती चीजें जो हम बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट मैंने बोला, ये यहाँ पे बता रहा बिहेवियर ऑफ आउटपुट, जब आप एक वेरिएबल फैक्टर को आप इंक्रीज कर लेते हो, ठीक है, और दूसरा फैक्टर आपका क्या रहता है, फिक्स फैक्टर आपके रिमेनिंग क्या होते हैं, कांस्टेंट, यानी वेरिएबल फैक्टर में आप चेंज कर सकते हो बट फिक्स फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे सारे इनपुट्स में आपके चेंज आएगा जो कि रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ गुड साइमल्टेनियसली चेंज आएगा इन द सेम प्रोपोर्शन। ये शॉर्ट रन में आपको देखने को मिलेगा, ये लॉन्ग रन में देखने को मिलेगा। इसमें 3 स्टेज, इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग यानी डिक्रीजिंग, और तीसरा है नेगेटिव। यहाँ पे इंक्रीजिंग के बाद कांस्टेंट एंड देन डिक्रीजिंग, कुछ इस टाइप का कर्व आता है इसमें, ऐसा कुछ है ना, ऐसे वाला, ठीक है। देन उसके बाद मैंने बोला यहाँ पे रेशियो प्रोपोर्शन की बात करें तो रेशियो यहाँ पे चेंज होगा, क्योंकि फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स का यहाँ पे रेशियो चेंज इसलिए होता है क्योंकि वेरिएबल फैक्टर्स जो है वो चेंज होते रहते हैं, बट यहाँ पे रेशियो में चेंज नहीं होता है। यहाँ तक पॉइंट समझ में आते हैं। अगला पॉइंट पाते हैं, स्केल ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो स्केल ऑफ प्रोडक्शन इन केस ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर डज नॉट चेंज। स्केल ऑफ प्रोडक्शन में चेंज नहीं आता, बट यहां पे स्केल ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आता है। क्लियर हो गया? अब ये स्केल ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है पहले तो, ठीक है, क्योंकि आगे लिखा हुआ है ओनली प्रोडक्शन लेवल चेंजेस, सिर्फ प्रोडक्शन लेवल चेंज होता है, यहाँ पे स्केल ऑफ प्रोडक्शन में चेंज नहीं आता। यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्केल ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आता है, ठीक है ना। अब ये प्रोडक्शन लेवल में चेंज आ रहा है, सिर्फ इसका ये का मतलब हो गया कि प्रोडक्शन लेवल क्या होता है, स्केल ऑफ जो ऑपरेशन है, जो भी हमारा है प्रोडक्शन स्केल है, स्केल ऑफ प्रोडक्शन ये होता क्या है। देखो, अगर आप क्वांटिटी गुड्स और सर्विस की क्वांटिटी में चेंज ला रहे हो, मतलब आप उनकी क्वांटिटी को बढ़ा रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो प्रोडक्शन लेवल के अंदर आता है, इसके अंदर आता है प्रोडक्शन लेवल। बट अगर आप बिजनेस का स्कोप ही बढ़ा रहे हो, ठीक है, आपने प्लांट एंड मशीनरी डबल कर ली, ट्रिपल कर ली, पूरा स्कोप एक्सपेंड कर दिया, ऐसा कुछ कर दिया, तो वो स्केल ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आ जाता है। समझ में आ गया? तो स्केल ऑफ प्रोडक्शन थोड़ा और भी वाइडर फॉर्म में जा रहा है। क्लियर हो गया आपका? ठीक है, मैं आपको इनके बीच में डिफरेंस होता है, देखो यहाँ पे लिखा भी है, प्रोडक्शन लेवल का मतलब होता है रेफर टू क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस्ड, यानी जो गुड्स और सर्विस आप प्रोड्यूस करते हो उसकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है ये, ठीक है, कि आप कितना मतलब लेवल उसका रखना चाहते हो। बट अगर हम प्रोडक्शन अगर हम बात करें, साइज एंड स्कोप की बात करें, साइज और स्कोप अगर बात करेंगे तो वो स्केल ऑफ प्रोडक्शन में आ जाता है कि क्या साइज, अगर आप साइज को भी बढ़ा दोगे, बिजनेस का जो आपका ऑपरेशन है ना, बिजनेस ऑपरेशन है, उसका साइज बढ़ाना चाहोगे तो स्केल ऑफ प्रोडक्शन में आ जाएगा कि आपने अपना स्केल बढ़ा दिया है, बिजनेस को एक्सपेंड कर दिया है। तो उसने बोला यहाँ पे स्केल जो आपका जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है उसमें चेंज देखने को नहीं मिलता, यहाँ पे मिलता है, ठीक है ना। बस यहाँ पे जो चेंज मिलेगा प्रोडक्शन लेवल में मिलेगा। क्लियर? आगे चलते हैं, रीजन फॉर ऑपरेशन, इसने बोला आउटपुट चेंजेस। यहाँ पे ये जो आपका जो रिटर्न फैक्टर इसलिए लग रहा है क्योंकि आउटपुट में चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, किसकी? ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर, क्योंकि वेरिएबल फैक्टर में चेंज आ रहा है तो वेरिएबल फैक्टर के कारण क्या होगा, आपका जो आउटपुट है उसमें भी क्या आएगा, चेंज आएगा। यहाँ पे ये देखने को मिलता है। बात को समझना, देखो होता क्या, जैसे आपने एक लेबर लगाया, एक लेबर लगाने पर उसने मान लो उसने 10 यूनिट प्रोड्यूस की, 2 लगाई आपने, मान लो उसने 18 करी, तो उसका मतलब एडिशनल कितना कर दिया, 8 एडिशनल कर दिया, ये मार्जिनल हो गया। ये क्या हो गया, मार्जिनल। 3 ने मान लो आपके मान लो 30 कर दिए, तो अब कितना बढ़ गया, 12, तो 12 ये मार्जिनल हो गया। तो हर एक फैक्टर एक्स्ट्रा लगाने पर, जैसे मैंने 2 के बाद 3 लाया, तो जो तीसरा फैक्टर था उसने कितना का कंट्रीब्यूशन किया, उसने 12 और प्रोड्यूस कर दिए। बात को समझ रहे हो? तो ये मार्जिनल होता है, मार्जिनल मतलब होता है एक्स्ट्रा। तो आउटपुट चेंज होता है क्योंकि चेंज आता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में। अब ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ भी सकती है, किसी की कम भी हो सकती है, ठीक है ना। जैसे मान लो अगला चौथा लेबर लगाया मैंने, मान लो अब आ जाता है आपका यहाँ पे 38 आ जाता है या 36 आ जाता है सपोज करो, तो कितने का गैप आ गया, 6 का गैप आ गया। अब कितना गैप आ गया, 36 में से 30 गया, 6 का गैप आ गया, तो बढ़ तो रहा है ना, बट कितने से बढ़ा है, सिर्फ 6 से। तो ये इस तरह से मतलब ये मार्जिनल आपको प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आउटपुट चेंज होगा ड्यू टू चेंज इन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। क्लियर? यहां पे आउटपुट चेंजेस लिखा है ड्यू टू चेंज इन एफिशिएंसी, आउटपुट में चेंज आएगा क्योंकि एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी मतलब कुशलता, किसकी, फैक्टर्स की, ऑल फैक्टर्स, क्योंकि सारे फैक्टर्स क्या हैं, वेरिएबल। तो सारे फैक्टर्स वेरिएबल है तो उनकी एफिशिएंसी में अगर चेंज आएगा तो ही आपको आउटपुट में चेंज देखने को मिलेगा। बात समझ गया? आपको ज्यादा एफिशिएंट होंगे तो ज्यादा और अच्छे से आउटपुट को प्रोड्यूस करेंगे, है ना, गुड्स प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर?
अब 2 पॉइंट रह गए, इम्पैक्ट की बात कर लेते हैं। इट एग्जामिन्स द इम्पैक्ट ऑफ वेरिंग वन इनपुट ऑन द ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट, यानी जो आप ओवरऑल प्रोडक्शन करते हो आउटपुट का, उसमें वेरिंग मतलब होता है चेंज आता है सिर्फ किसमें, वन इनपुट में। तो ये इसका जो ये एग्जामिन करता है, बताता है इम्पैक्ट कि एक इनपुट में चेंज करने पर ओवरऑल प्रोडक्शन आउटपुट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, मतलब कितना चेंज आ रहा है, क्या बढ़ रहा है क्या नहीं बढ़ रहा है, वो बताता है। जबकि इट असेसेस द इम्पैक्ट ऑफ, ये बताता है स्केलिंग अप और डाउन द एंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस, जो प्रोडक्शन प्रोसेस था उसको आपने कितना अप किया कितना डाउन किया, उसके रिलेटेड बातें ये बताता है, स्केल के अप डाउन का, क्योंकि यहाँ पे बताया था ना कि स्केल ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आता है, तो कितना बढ़ाया कितना कम किया, इससे रिलेटेड बातें यहाँ पे आती है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट था ना बेटा, ये एक्चुअल में ना 11th क्लास में कट गया था, अगर आपको पता हो तो रिटर्न्स टू स्केल आपने वहां पे नहीं पढ़ा है, क्योंकि आपको कोड से कटा हुआ था ये। क्लियर है? फिर भी बहुत सारे टीचरों ने पढ़ाया भी होगा, ठीक है ना, बट ये जो कट गया था पोर्शन, तो आज ये आपको रिविजन हो गया होगा एक तरीके से, ठीक है ना। तो अच्छा खासा कंटेंट है, प्लीज इससे याद कर लेना। लास्ट पॉइंट हमारा रहता है एग्जाम्पल का। एग्जाम्पल में लिखा इफ अ फैक्ट्री इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ लेबर, अगर फैक्ट्री जो लेबर को बेटा LABOUR या LABOR भी लिख सकते हो, दोनों सही होता है, ठीक है। तो अगर फैक्ट्री जो है इंक्रीज कर रहा है लेबर की मतलब अमाउंट को, मतलब जैसे 1 लगाई 2 लगाई 3 लगाई 4 लगाई, लेबर को इस तरह से इंक्रीज कर रहा है, वाइल होल्डिंग द अदर फैक्टर कांस्टेंट, होल्डिंग मतलब वाइल कीपिंग बोल सकते हो, अदर फैक्टर्स को क्या रख रहे हो आप, कांस्टेंट रख रहे हो, यानी जो फिक्स फैक्टर है वो कांस्टेंट है, बस लेबर में ही आपके चेंजेस आ रहे हैं। तथा रिटर्न्स टू लेबर मेजर द चेंज इन आउटपुट, तो जो लेबर में जो चेंज आएगा उससे क्या होता है, आपके आउटपुट में भी चेंज आएगा, और उसी से आप इसको मेजर करते हो। तो यहाँ पे इस तरह का देखना पड़ता है कि फैक्ट्री लिखा है इफ अ फैक्ट्री इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ लेबर, अगर वो लेबर को इंक्रीज करेगी और अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखेगी, तो इससे क्या होगा, उसके जो आउटपुट में चेंज आएगा, ठीक है, वो सब किसके अंदर देखा जाता है, ये देखा जाता है रिटर्न्स टू अ फैक्टर। सिर्फ एक वेरिएबल फैक्टर के कारण देखा जा रहा है, इसमें फिक्स फैक्टर की बात यहाँ पे नहीं आती है। जबकि इफ अ फर्म डबल, अगर फर्म डबल कर ले इट्स इनपुट ऑफ लेबर एंड कैपिटल, क्योंकि सारे तो वेरिएबल हो गए, लेबर भी वेरिएबल हो गई यहाँ पे इस वाले में, और कैपिटल भी वेरिएबल हो गई, जबकि यहाँ पे तो कैपिटल क्या थी, फिक्स थी, लेबर क्या थी, वेरिएबल थी। तो अगर डबल कर देती है एंड द आउटपुट मोर देन डबल, और जो आउटपुट निकल के आ रहा है वो डबल से भी ज्यादा है, जैसे जो लेबर कैपिटल है, अगर मान लो 5 थे और 5 से मैंने सीधे कर दिए 10, और आउटपुट 10 से भी ज्यादा निकल के आ रहा है उससे, तो इसका मतलब होता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। बट ठीक है, इसके उल्टा अगर हम ये भी पढ़ सकते हैं, इसी तरह से भी आगे हम ये पढ़ सकते हैं कि इफ द आउटपुट एग्जैक्टली डबल, अगर मान लो आउटपुट बिल्कुल एग्जैक्टली डबल होता है, मतलब मैंने 5 से 10 किया था, किसको, लेबर और कैपिटल को 5 से 10 किया, और आउटपुट भी 5 से 10 ही हुआ है, मतलब आउटपुट भी डबल ही हुआ है, जो भी हुआ है बट डबल हुआ है, एग्जैक्टली डबल हुआ है, तो उसका मतलब होता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ठीक है, एक और भी केस पढ़ सकते हो कि अगर आप इसको डबल करते हो बट अगर आपका आउटपुट क्या है, डबल नहीं हो रहा है, आपका आउटपुट क्या है, डबल से कम हो रहा है, तो वो आपका डिक्रीजिंग हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग वाला। क्योंकि 3 होते हैं ना इंक्रीजिंग, आपने लेबर और कैपिटल को डबल किया और आपका आउटपुट डबल से ज्यादा हो जाए तो इंक्रीजिंग वाला हो जाएगा, रिटर्न टू स्केल। बट अगर आपका आउटपुट एग्जैक्टली डबल हो रहा है तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, और अगर डबल से कम हो रहा है आपका, उसके जो आपने इनपुट लगाया उसको डबल किया इनपुट को, और आपका आउटपुट डबल से कम आ रहा है तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ये स्केल है, ये रिटर्न टू फैक्टर है, ये शॉर्ट रन में एप्लीकेबल है, ये लॉन्ग रन में एप्लीकेबल है। इसमें प्रोडक्शन स्केल में क्या है, चेंजेस नहीं देखने को मिलता है, इसमें क्या है, स्केल ऑफ प्रोडक्शन में आपको चेंजेस देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है ना? इसमें फिक्स फैक्टर वेरिएबल फैक्टर दोनों फैक्टर होते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, वेरिएबल फैक्टर होता है। ये पॉइंट भी आप लिख सकते थे चाहे तो। क्लियर? तो जहां तक आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते एक नई डिफरेंस में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।